बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल फारूक अकेडमी। आई एम अहमद इरशाद, योर केमिस्ट्री टीचर। आज जो हमारा टॉपिक है, हम 10th क्लास का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है केमिकल इंडस्ट्रीज़। इस चैप्टर को पहले पढ़ाने का मकसद ये है कि ये चैप्टर है बुक का लास्ट चैप्टर, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 2 MCQs, यानी इस अकेले चैप्टर में से 15 मार्क्स का पेपर आएगा। तो क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है और जो है लास्ट में, तो अमूमन ये होता है कि बच्चे एंड तक जाते जाते थोड़ा थक जाते हैं और वो इस चैप्टर को ज़रा अच्छे से नहीं करते। तो हमारी ये कोशिश है कि हम इस चैप्टर को अभी स्टार्ट कर दें, ताकि जो है इस चैप्टर, क्योंकि ज़्यादा अहम है, ज़्यादा वेटेज में है, तो ये हमारा अच्छा प्रिपेयर हो जाएगी चैप्टर ये। तो चैप्टर का नाम है केमिकल इंडस्ट्रीज़। ये आपको पता है कि हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उन चीज़ों की जब हमें ज़रूरत होती है तो उनको बनाने के लिए हम इंडस्ट्रीज़, कारखाने, फैक्ट्रियाँ लगाते हैं। तो हमारे मुल्क में जो इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, काम कर रही हैं, तो उसके ऊपर जो है ना ये चैप्टर लिखा गया है। तो इस चैप्टर में 4 इंडस्ट्रीज़ के ऊपर उसने जोर दिया है। एक खाद इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। दूसरे नंबर पे पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री। तीसरे नंबर पे एक स्पेशल केमिकल है सोडियम कार्बोनेट, उसको सोडा ऐश भी कहते हैं, उसको बनाने का मेथड दिया गया है। और चौथे नंबर पे एक इंडस्ट्री दी गई है कि जो हम ज़मीन से हमें धातें मिलती हैं, मिनरल्स मिलती हैं, ओर्स मिलती हैं, उनसे मेटल्स कैसे निकालते हैं। इंडस्ट्री तो और भी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमारी किताब के अंदर इन 4 इंडस्ट्री को एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं जो पहली इंडस्ट्री एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। पहले सुन लें फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं। देखें, ये ना हमारी सॉइल है, ये इस पे प्लांट्स लगे हुए, फसल लगे हुए, समझे। पौधों को ना अच्छी ग्रोथ के लिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जरूरत होती है। जिस तरह हमें अच्छी ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, लिपिड्स चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, तब इंसान की अच्छी ग्रोथ होती है। इसी तरह पौधे भी जानदार हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए उनको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए। अगर पौधे को ये 3 एलिमेंट्स अच्छे से मिलते रहे तो पौधा अच्छी ग्रोथ करके दिखाता है, और अगर इन 3 एलिमेंट्स की पौधों को कमी हो जाए तो पौधे की ग्रोथ पे उसके इफेक्ट्स जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। यानी जैसे कि नाइट्रोजन कम हो जाए तो ये पत्ते ग्रीन नहीं रहते, पीले पीले होना शुरू हो जाते हैं, मुरझाए मुरझाए होना शुरू हो जाते हैं। तो अब होता ही है कि अल्लाह पाक ने ना जमीन के अंदर ना इन एलिमेंट्स को रखा हुआ है। अब नाइट्रोजन है, इस तरह जमीन के अंदर ये नाइट्रेट्स की फॉर्म में पाई जाती है। अब इस तरह ये पोटेशियम है, तो जमीन में पोटेशियम आइंस पाए जाते हैं। तो अल्लाह पाक ने ना जमीन के अंदर इन एलिमेंट्स को रखा हुआ है नाइट्रेट्स, पोटेशियम आइंस की फॉर्म के अंदर। ये पौधे इनको यूज करते हैं, फसल अच्छी ग्रो करती है। अब होता ही है कि हम क्योंकि रिसेंट ईयर्स के अंदर फसलें ज्यादा उगा रहे हैं आबादी बढ़ने की वजह से, ये तो जमीन के अंदर ना इन एलिमेंट्स की होगी कमी। अब जब इन एलिमेंट्स की जमीन में कमी हो जाएगी तो पौधों को ये एलिमेंट्स मिलेंगे नहीं और उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। जब उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो जाहिर बात है कि वो फिर अच्छी फसल नहीं आएगी हमारे पास ही। तो अब हम लोगों ने इसका अल्टरनेट ये सोचा है, इसका मुतबादिल ये सोचा है कि जमीन में अगर इन एलिमेंट्स की कमी हो जाए तो हम इन एलिमेंट्स को बाहर खुद से डाल देंगे इन केमिकल्स की फॉर्म में। हम इन एलिमेंट्स को बाहर से खुद डालेंगे केमिकल्स की फॉर्म में, जिसको हम खाद कहते हैं, इंग्लिश में फर्टिलाइजर कहते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं। अब ये भी देखना है कि कमी किसकी हो रही है। अगर नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो आपने ऐसी खाद डालनी है, ऐसा केमिकल डालना है बाहर से जो पौधे को नाइट्रोजन दे। अगर जमीन में कमी हो रही है फॉस्फोरस की तो आपने फॉस्फोटिक खाद, फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर डालनी है। अगर पोटेशियम की कमी हो रही है तो आपने पोटेशियम फर्टिलाइजर डालनी है जमीन के अंदर। ये तो ये देखकर जो है ना हम लोगों ने जमीन में खाद डालते हैं ये। तो अब हमारा जो लेक्चर है ना, हमारा टॉपिक है, हम लोग स्पेशल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यूरिया फर्टिलाइजर के ऊपर। ये देखिए, ये यूरिया का फॉर्मूला है, NH2CO NH2। अगर जमीन के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाए, हमें कैसे पता लगता है जमीन में नाइट्रोजन की कमी हो गई है? पता ऐसे लगता है कि जब पौधे, उनके पत्ते पीले पीले होना शुरू हो जाए, ग्रीनिश ना हो, तना मजबूत ना हो, अच्छी ग्रोथ ना हो रही हो, तो हम समझ जाते हैं कि पौधे में जो है ना वो नाइट्रोजन की कमी हो रही है। अब उस कमी को पूरा करने के लिए हम उसमें यूरिया खाद डालते हैं, नाइट्रोजन यूरिया खाद डालते हैं। NH2CO NH2 ये यूरिया का फॉर्मूला। ये तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। पहली बात है नाइट्रोजनस यूरिया फर्टिलाइजर के ऊपर कि ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है। ये ऐसी खाद है कि ये जो पौधे को जो है ना वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगी। तो पहली बात यूरिया के बारे में, ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन देने वाली खाद है ये। दूसरी बात, यूरिया के अंदर 46.6% नाइट्रोजन होती है। यानी इसका मतलब ये कि अगर हम 100 ग्राम यूरिया डालते हैं तो पौधे को उसमें से 46.6, 46 ग्राम नाइट्रोजन मिलेगी, क्योंकि बाकी उसमें फिर कार्बन भी तो है ना। देखिए बच्चों, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी, बाकी एलिमेंट्स भी है। तो अगर यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज 46.6% है,
यानी 46.6% नाइट्रोजन अगर हम 100 ग्राम यूरिया डालते हैं तो 46.6% नाइट्रोजन पौधे को मिलती है। ये दो बातें होगी। तीसरी बात यूरिया खाद के बारे में, तीसरी बात ये कि ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी जिस तरह चीनी और नमक होते हैं ना, व्हाइट कलर के होते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, ये भी यूरिया भी ऐसी होती है। ये तो व्हाइट कलर की होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको पता है कि ऐसा सॉलिड जिसकी प्रॉपर शेप हो, प्रॉपर शक्ल हो, उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। वैसे ये टेट्रागोनल इसकी क्रिस्टल्स होती हैं, इसकी शेप होती है इसकी। तीन बातें होगी। चौथी बात, यूरिया की चौथी प्रॉपर्टी ये कि यूरिया हाईली सॉल्युबल इन वाटर है बच्चों। और बच्चों ये बहुत जरूरी है। असल में खाद इस तरह हम देते हैं पौधे को, हम जमीन में पहले पानी डालते हैं, फिर खाद डालते हैं, फिर बीज डालते हैं। वो खाद पानी में हल हो जाती है और वो फिर पौधा जो है, बीज जो वो जज़ब करता है पानी को, तो क्योंकि पानी में क्योंकि खाद जज़ब हो चुकी है, डिजोल्व हो चुकी है, तो फिर वो पौधे को और बीज को मिलना शुरू हो जाती है। तो हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में बेहतरीन हल है ये। तो चार प्रॉपर्टीज हमने भी डिस्कस की हैं इसकी यूरिया की। पहली बात है कि ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है, यानी ऐसी खाद है जो पौधे को नाइट्रोजन मुहैया करती है। इसके अंदर 46.6% नाइट्रोजन होती है, व्हाइट कलर की होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, प्रॉपर शेप होती है इसकी, पानी में बेहतरीन सोल्यूबल है ये। तो ये चार इसकी प्रॉपर्टीज थी यूरिया खाद की। चौथे नंबर, पांचवें नंबर पे बच्चों, यूरिया का एक तो इस्तेमाल है खाद के तौर पे, यानी मेजर यूज है यूरिया का पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर इसका यूज है फर्टिलाइजर के तौर पे। 90% यूरिया का इस्तेमाल है बतौर खाद, बतौर फर्टिलाइजर के तौर पे ये, यानी इसको पूरी दुनिया में खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि आज भी दुनिया में सबसे बड़ा जो शोबा है ना, सबसे बड़ा जो शोबा है मुआश का, वो सबसे बड़ा शोबा अभी भी काश्तकारी फसलें उगाना है, खेती बाड़ी है। तो खेती बाड़ी में फसलें उगाने में हमें खाद की जरूरत है। तो इसका मेजर यूज, बड़ा इस्तेमाल यूरिया का है, 90% इसका इस्तेमाल है बतौर फर्टिलाइजर, बतौर खाद के। लेकिन खाद के अलावा और भी इस्तेमाल आते हैं इसके, लेकिन वो इसके इस्तेमाल कम है। मसलन हम यूरिया की मदद से कुछ केमिकल्स तैयार करते हैं, कुछ केमिकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, हम इससे कपड़े बनाते हैं, टेक्सटाइल बनाते हैं इससे। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, कपड़े बनाते हैं इससे। ये यूरिया से हम प्लास्टिक्स बनाते हैं, यूरिया से हम एक्सप्लोसिव, धमाका खेज मवाद, पटाखे वगैरह बनाते हैं उससे। ये तो ये यूरिया के और इस्तेमाल भी हैं, लेकिन उसका यूरिया का जो मेजर इस्तेमाल है, सबसे बड़ा इस्तेमाल है, अहम इस्तेमाल है, वो इसका बतौर खाद के तौर पर है पूरी दुनिया के अंदर ये। अच्छा, तो बच्चों ये यूरिया का जो है ना हमारा इंट्रोडक्शन था, यूरिया के बारे में मजीद बातें थी इसमें ये। अच्छा, अब जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है और जो हमारी किताब का अहम टॉपिक है वो है यूरिया की तैयारी, कि हम यूरिया को इंडस्ट्रीज के अंदर कैसे तैयार करते हैं, कैसे बना रहे हैं उसको। ये तो टॉपिक का नाम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों, इस साल भी बोर्ड के अंदर आया है, लाहौर बोर्ड 2023 में आया, पिछले सालों में भी बहुत सारे बोर्ड्स में गुजर चुका है। ये एक अहम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आसान लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको। ये अच्छा, अब यूरिया की तैयारी के लिए ना, यूरिया बनाने के लिए, देखिए जिस तरह कोई भी चीज़ बनानी होती है ना, तो उसके लिए हमें कुछ बुनियादी चीज़ें, बुनियादी माल चाहिए होता है। जैसे फर्स्ट हमने चाय बनानी है, अब चाय बनाने के लिए हमें चीनी चाहिए, पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, फिर चाय बनती है उससे। इसी तरह यूरिया खाद बनाने के लिए, हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। एक हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक हमें चाहिए अमोनिया गैस, NH3 अमोनिया गैस। एक हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक हमें चाहिए अमोनिया गैस। तो कोई चीज तैयार करने के लिए जो आपको बुनियादी चीज चाहिए होती है ना, उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल्स। क्या कहते हैं उसको हम लोग? रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स कहते हैं बुनियादी माल, बेसिक चीज। ये जिस तरह चीनी के रॉ मटेरियल पत्ती चीनी दूध है, इसी तरह यूरिया खाद के रॉ मटेरियल ये सिर्फ दो है बच्चों, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस। अच्छा, अब इस तरह मजे की बात ये है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना बच्चों, ये तो हवा से हमें मिल जाती है। आपको पता है कि हवा के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% है, इतनी हवा में मौजूद होती है ये हवा में। तो हम इसको हवा में से निकाल लेंगे। हमारे पास ऐसी मशीनें मौजूद हैं जो एयर में से, जो एयर की गैसेज है उन सबको अलग अलग कर सकती हैं। तो एक तो हमें कार्बन डाई चाहिए, कार्बन डाई का हमें कोई मसला नहीं है क्योंकि कार्बन डाई जो है ना हम हवा से ले लेंगे। नंबर 2 अमोनिया। बच्चों अमोनिया गैस हवा में नहीं होती, तो इसलिए अमोनिया गैस को हमें बनाना पड़ेगा। तो बस इसका तो मसला हल हुआ, बस ये चीज तैयार करनी है हम लोगों ने। अब अमोनिया गैस कैसे बनाते हैं? हम बेसिकली बना रहे हैं यूरिया खाद। यूरिया खाद बनाने के लिए हमें चाहिए कार्बन डाई और अमोनिया। कार्बन डाई का इशू सॉल्व है, ये हवा से ले लेंगे। अमोनिया गैस हमारे पास नहीं है, बस अमोनिया गैस लेके और हम बिस्मिल्लाह करके हम यूरिया खाद बना देंगे ये। अच्छा, अब अमोनिया गैस के लिए बच्चों एक आपने याद रखना है कि जब कभी भी अमोनिया गैस की जरूरत हो तो हैबर एक साइंटिस्ट है, फिट्स हैबर ने अमोनिया गैस को बनाने का बेहतरीन तरीका दिया है। यानी इससे ज्यादा बेस्ट तरीका आज तक हमारे पास नहीं है अमोनिया गैस बनाने का ये। इसलिए जब कभी अमोनिया का जिक्र आएगा, अमोनिया की तैयारी की बात आएगी, तो हैबर का नाम आएगा ये। तो हम टॉपिक यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग में है, लेकिन अभी क्योंकि हमें अमोनिया गैस बनानी है तो पहले हम अमोनिया गैस बना रहे हैं। तो अमोनिया गैस बनाएंगे हम किस प्रोसेस से? हैबर्स प्रोसेस से। ये बच्चों ये हैबर्स प्रोसेस, ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी है। लॉन्ग तो ये चल ही रहा है, लॉन्ग तो ये कंटिन्यू है, अभी लॉन्ग तो एंड पे वाइंड अप होगा जाके ये।
लेकिन इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है हैबर्स प्रोसेस का, ये कि व्हाट इज हैबर्स प्रोसेस, बोर्ड में आता है शॉर्ट क्वेश्चन में ये, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये। तो आए जरा देखते हैं अमोनिया गैस कैसे बनती है हैबर्स प्रोसेस से, आए देखते हैं जरा। देखिए बच्चों, अमोनिया गैस बनाने के लिए ना एक तो हमें चाहिए नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन बच्चों आपको पता है कि ये भी हवा में होती है, ये भी हवा में होती है, और 78% हवा में होती है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा होती है हवा में ये। तो इसका इशू भी सॉल्व हो गया कि नाइट्रोजन गैस हम हवा से ले लेंगे, जिस तरह हमने कार्बन डाई हवा से लेनी है इस तरह नाइट्रोजन भी हवा से लेनी है। तो एक तो हमें चाहिए नाइट्रोजन गैस, वो हमने हवा से ले ली। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए हाइड्रोजन गैस। अच्छा, हाइड्रोजन गैस हम कहां से लेते हैं भी बताता हूं आपको। तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को आपस में रिएक्शन करवाते हैं। बच्चों आपको पता है कि ये जो गैसेस होती है ना, गैसेस में ना इस तरह मॉलिक्यूल ना काफी दूर दूर होते हैं, यानी यहां से हम लोग जो है ना इसमें नाइट्रोजन गैस एंटर करेंगे, ये उसके मॉलिक्यूल आगे, यहां से हाइड्रोजन गैस एंटर करेंगे, ये उसके मॉलिक्यूल आगे। अब गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, उनका रिएक्शन करवाने के लिए हमें उन पर थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है ताकि ये पास पास आएंगे तो रिएक्शन करेंगे आपस में ये। तो हम इसमें ना 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाते हैं, यानी 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इन दो गैसेस को हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं ताकि ये पास आ जाए गैसेस ये। फिर इनके अपने बॉन्ड्स भी पहले के बने हुए हैं, उनको ब्रेक करने के लिए हम इसको थोड़ा हीट भी करते हैं। तो हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन दोनों गैसेस को गर्म करते हैं ताकि इनके जैसा नाइट्रोजन में आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, वो ब्रेक हो जाए। हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, वो टूट जाए आप, ताकि अपने बॉन्ड पुराने वाले टूटेंगे तो नहीं बनेंगे ना इनके ये, इसलिए हम 400 डिग्री पे इन्हें गर्म करते हैं इसको ये। तो पास लाने के लिए प्रेशर लगाया, बॉन्ड इनके ब्रेक करने के लिए हमने 400 टेम्परेचर लगा दिया। और बच्चों रिएक्शन थोड़ा तेज करने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज में हमें ये बहुत जरूरी होता है कि थोड़ा रिएक्शन जल्दी जल्दी हो, थोड़ा तेज तेज हो, ताकि हमारी चीज जल्दी जल्दी बने, ज्यादा ज्यादा बने चीज ये। तो रिएक्शन को थोड़ा तेज करने के लिए इसमें हम आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं, यानी इसमें लोहे के हम छोटे छोटे जरात ना, लोहे के जरात इसमें डाल देते हैं, आयरन कैटलिस्ट के लोहे के जरात इसमें डाल देते हैं। तो लोहे के जरात जो होते हैं वो रिएक्शन को तेज करने के लिए होते हैं, कैटलिस्ट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं उसको। 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 400 डिग्री टेम्परेचर, आयरन कैटलिस्ट, अब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा और बच्चों अमोनिया गैस बनेगी। अमोनिया गैस NH3 गैस, ये इसका फॉर्मूला है NH3। अमोनिया गैस का फॉर्मूला क्या है? NH3 के। अच्छा, अब इसको जरा बैलेंस करते हैं बच्चों। बच्चों एक बात याद रखनी है, बोर्ड का रूल है कि अनबैलेंस इक्वेशन कंसीडर्ड रॉन्ग। अगर कोई इक्वेशन आप बैलेंस करके नहीं आते तो बोर्ड के रूल के अकॉर्डिंग वो गलत है, एग्जामिनर को पूरा हक है वो इस पे कांटा मार सकता है, इसको क्रॉस कर सकता है। तो इसीलिए छोटी सी बैलेंसिंग होती है, थोड़ी सी हम उसको मेहनत कर लेंगे, याद कर लेंगे तो फिर वो हमारे मार्क्स नहीं जाएंगे इस तरह के। अच्छा, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, इसके नीचे 1 लग, जहां पे कुछ नहीं वहां पे एक होता है, एक नाइट्रोजन है। वहां पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2। तो इसलिए फिर हम शुरू में 2 लगाएंगे, यहाँ पे ये 2 लगाया हमने, 2 लगाया। अब शुरू में हमने 2 लगा दिया इस तरह के। अब हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 3 6, 6 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यहाँ पे हम 3 लगाएंगे और फिर ये इक्वेशन बैलेंस हो गई हमारी। 2 नाइट्रोजन, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई और ये अमोनिया गैस बन गई हमारे पास, ये अमोनिया गैस बन गई। अच्छा, तो बच्चों नाइट्रोजन हवा से ली, हाइड्रोजन कहां से ली? हमारी किताब ने एक ब्रैकेट के अंदर उसने एक लाइन लिखी है इसके बारे में, मैंने उस लाइन से उसकी जो असल इक्वेशन है वो आपके सामने बोर्ड पे बता रहा हूं आपको ये। तो आप इक्वेशन में शक रहने भी दें, ठीक है, अपनी किताब पे लिख लें, लेकिन अगर आप नहीं लिखना चाहते पेपर में तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब इसके मार्क्स नहीं कटेंगे क्योंकि किताब में नहीं लिखी इक्वेशन ये। अब हाइड्रोजन हम कहां से लेते हैं बच्चों? हाइड्रोजन हम लेते हैं मीथेन के और स्टीम के रिएक्शन से। मीथेन आपको पता है इंडस्ट्रीज में सुई गैस तो हमने लगवाई भी होती है, तो ये हमारी गैस का मेजर कंपोनेंट है सुई गैस का। ये स्टीम को रिएक्शन करवाते हैं हाई टेम्परेचर पे, निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो ये देखें जरा बच्चों, यहां से ये कार्बन और यहां से ये ऑक्सीजन, ये बनती है कार्बन मोनो, क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये 4 हाइड्रोजन ये हैं, 2 हाइड्रोजन ये हैं, कुल हो गए 6 हाइड्रोजन। तो यहां पे हम लिखेंगे इस तरह 3H2, ये 6 हाइड्रोजन यहां पर हो गई है। तो देखें आपके सामने ये 3H2 यहां से बनाए और यहां पे हमने इसको यूज कर लिया इसको। ये तो हाइड्रोजन गैस इस तरह बनाते हैं हम लोग। ये मीथेन को रिएक्शन करवाते हैं स्टीम के साथ, स्टीम जो होती है कार्बन O से मिलकर कार्बन मोनो, और 4 और 2 6 हाइड्रोजन हो गए, तो ये 6 हाइड्रोजन हमारे पास आ गई है। तो ये जो 6 हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन गैस है, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे हैबर्स प्रोसेस में और इससे हम अमोनिया गैस बनाएंगे। ये तो अमोनिया गैस इस तरह बनाते हैं हम लोग ये, ठीक है बच्चों। तो अमोनिया गैस तैयार हो गई, कार्बन डाई हमने हवा से ले ली है और अमोनिया गैस जो हमारा दूसरा रॉ मटेरियल था जो हमें चाहिए था हमने तैयार कर लिया उसको ये, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को आप देख लें दोबारा से। नाइट्रोजन का आपको 1 वॉल्यूम चाहिए, एक हिस्सा चाहिए, लेकिन आप मेरे यहाँ पे कुछ नहीं लगा, यहाँ पे एक है 1 वॉल्यूम। हाइड्रोजन के हमें 3 हिस्से चाहिए, 3 वॉल्यूम चाहिए, 3 गुना हाइड्रोजन चाहिए उससे, ये 3 वॉल्यूम।
ठीक है, और फिर आपके साथ 2 मोल अमोनिया बन जाती है यहाँ पर। तो अमोनिया गैस बन गई, ये हवा से ली, ये स्टीम के और मीथेन के रिएक्शन से बनाई, तो अमोनिया गैस हमारे पास तैयार हो गई है। अब अमोनिया गैस भी रेडी हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑलरेडी हमारे पास हवा से हम ले चुके हैं उसको। ये अब बस हमने इनको रिएक्शन करवाना है और यूरिया खाद बनानी है। ये आए शुरू करते हैं बच्चों असल में इसके 3 स्टेप हैं, सिर्फ ये यूरिया खाद बनाने के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 ये है, जो हमारे 2 रॉ मटेरियल हैं, एक हैबर्ट्स प्रोसेस से बनाई हुई अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हमने इनको रिएक्शन करवाना है आपस में। ये तो स्टेप नंबर 1 देखें जरा, यहां से हम लोगों ने अमोनिया, ये जो आपके पास 2 मोल बनी है ऊपर इक्वेशन में, ये 2 मोल यहां से इस तरह उतारी है आपने NH3, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस दूसरा रॉ मटेरियल, ठीक है बच्चों। इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाना है। ये जो अमोनिया होती है ना हमारे पास, ये होती है लिक्विड फॉर्म में बच्चों। किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में। ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म है, यानी ये हमारे पास लिक्विड अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया। हम कार्बन डाई गैस पास करते हैं इसमें से, इनका आपस में रिएक्शन होता है, इंतहाई अहम प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। देखें जरा प्रोडक्ट का पहले फॉर्मूला देखें बच्चों। ये CO2 है ना, CO2 दो, आप इसको ऐसे लिख लें, ऐसे C, 2 ऑक्सीजन लगे हुए ना, इस तरह 2 लिख लें, 1 और ये 2। CO2 था ना, CO2 का मैंने इस तरह लिख दिया, C और 2 O, तो ये 2 लिख दिया मैंने ये। अच्छा, 2 अमोनिया बनी हुई थी, इसलिए मैंने 2 यहां पे लिखा है ये, ठीक है। 2 नाइट्रोजन आ गए, तो 1 नाइट्रोजन यहां पे और 1 नाइट्रोजन यहां पे, ठीक है। 2 नाइट्रोजन थी ना, एक आगे एक पीछे। अब 6 हाइड्रोजन है। अब 6 हाइड्रोजन को बच्चों इस तरह आपने करना है कि जिस तरफ आपने O रखे हैं ना, उस तरफ आपने 4H रखने हैं और दूसरी तरफ 2H रखने हैं आपने ये। अब यानी ये इस तरह, यहां पे आपने रखने 4H और यहां पर आपने रखने 2H, 6 पूरे हो गई, इक्वेशन बैलेंस भी हो गई। तो पहले स्टेप के अंदर जब हम लिक्विड अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करवाएंगे प्रेशर लगा के, क्योंकि उसमें ताकि गैस उसके अंदर जाए, और थोड़ा हीट करेंगे इसको, आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ लेकिन 200 डिग्री पे हम गर्म करते हैं इसको। ये तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा और ये एक प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। इसका नाम है, ये देखें जरा, आपने पढ़ा हुआ है कि NH4 को हम लोग कहते हैं अमोनियम। क्या कहते हैं बच्चों? अमोनियम, अमोनियम। और जो ये बाकी ये जो हिस्सा है, ये जो बाकी पार्ट है इतना, इसको हम बोलते हैं कार्बामेट। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बामेट। ये बनेगा अमोनियम कार्बामेट। तो स्टेप नंबर 1 में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिएक्शन से क्या बनेगा? अमोनियम कार्बामेट। ये अमोनियम कार्बामेट बन गया। बस एक कदम दूर है बच्चों हम यूरिया से। अमोनियम कार्बामेट बन गया। ये मैंने अमोनियम कार्बामेट को नीचे उतार लिया इस तरह, NH2COO NH4 अमोनियम कार्बामेट मैंने उतार लिया ये, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपने इन दोनों का रिएक्शन करवाया और अमोनियम कार्बामेट बन गया बच्चों। अब इस अमोनियम कार्बामेट में ना हमने इस तरह ना अमोनियम कार्बामेट, ये हमारे पास अमोनियम कार्बामेट बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमने स्टीम डालनी है। क्या पास करनी है? स्टीम पास करनी है इसमें। हमने क्या पास करनी है? स्टीम पास करनी है, यानी उबला हुआ पानी, गर्म पानी इसमें डालना है। उससे क्या होगा? ये टूटेगा, इस तरह टूटेगा। यहां से एक ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन, और यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से 2 हाइड्रोजन। क्या बनेगा बच्चों? H2O बनेगा। जब 2H यहां से और एक O यहां से, H2O बनेगा। ये H2O आ गया, इस तरह H2O आ गया, ठीक है। अच्छा, अब H2O निकलने के बाद ये क्या बचा? ये क्या बचा? NH2 बच्चों। ये H आप इधर भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं। NH2 बचा, C बचा, 2 में से एक O तो पानी में चला गया, एक O बचा, और NH4 था ना, तो 2 पानी में चले गए, अब 2 बच गए, NH2 आ गया, NH2। और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है CNH2CO NH2, इसको हम लोग कहते हैं यूरिया। ये यूरिया बन गई हमारे पास। क्या बन गई बच्चों? ये यूरिया खाद बन गई हमारे पास ये। अच्छा, ये जो यूरिया हमारे पास बनी है, क्योंकि हमने इसमें स्टीम डाला है, स्टीम डाली है इसमें, और ये रिएक्शन हुआ है, साथ इसमें वाटर बना है, स्टीम भी बुखारात बन के उड़ेगी, साथ जो वाटर इसमें रिएक्शन में बनेगा वो भी उड़ेगा। ये जो यूरिया हमारे पास बच्चों यहां पे बनती है ना, इस यूरिया, ये यूरिया ना 99.7% होती है, यानी इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, थोड़ी सी नमी होती है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि यूरिया पानी में सोल्यूबल है, हाईली सोल्यूबल है, तो जो थोड़ी सी नमी इसमें रह जाती है ना, स्टीम, वैसे मैक्सिमम स्टीम तो उड़ जाती है इसमें से, इसमें डालते हैं रिएक्शन होके, पानी जो इसमें बन रहा है जो स्टीम, वो फिर उड़ जाती है, इवेपोरेट कर जाती है उसमें से ये, लेकिन थोड़ा मॉइस्चर इसमें रहता है, जिसकी वजह से हमारे पास यूरिया बनती है लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में बनती है बच्चों? हमारे पास बनती है लिक्विड फॉर्म के अंदर बनती है, लिक्विड फॉर्म में यूरिया बनती है, यूरिया खाद ये,
अच्छा, आपको पता है कि अभी मैंने शुरू में बताया कि यूरिया तो व्हाइट रंग की होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। अब मैं कह रहा हूँ लिक्विड फॉर्म बनती है। बच्चों ये अभी यहाँ पे लिक्विड बनेगी, लेकिन हम इसको अभी सॉलिडिफाई कर लेंगे, हम इसको सॉलिड फॉर्म में ले आएंगे ये। और आखिरी स्टेप देखें सॉलिड फॉर्म में कैसे लेके आना है। स्टेप नंबर 3 हमारा ये है, स्टेप नंबर 3 हमारा है, उसका नाम है ग्रेन्यूलेशन। क्या नाम है? ग्रेन्यूलेशन। जैसे कि ग्रेन्यूलेशन नाम निकला ग्रेन्यूल से, ग्रेन्यूल्स कहते हैं दानेदार को। जिस तरह पत्ती होती है चाय की पत्ती ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, चीनी ग्रेन्यूल्स दानेदार फॉर्म में होती है, तो ग्रेन्यूल्स कहते हैं दानेदार को। अब हमारे पास जो लिक्विड यूरिया है हमने उसको ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, दानेदार फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा बच्चों इस स्टेप को प्रीलिंग भी कहते हैं, यानी एफएससी की बुक्स में बड़ी किताब आप पढ़ेंगे जब आगे एफएससी में जाएंगे तो इस स्टेप को हम प्रीलिंग भी कहते हैं। हमारी किताब में इसको ग्रेन्यूलेशन लिखा हुआ है, दानेदार फॉर्म में यूरिया को लेके आना है, और इसको प्रीलिंग भी कहते हैं। तो आए देखिए लिक्विड यूरिया को कैसे दानेदार फॉर्म में लेके आते हैं। बच्चों इसके लिए ना हमारा थर्ड सेक्शन होता है, ये एक टावर आपको नजर आ रहा है, इस टावर को हम लोग कहते हैं प्रीलिंग टावर, या इसको हमारी किताब के अकॉर्डिंग इसको ग्रेन्यूलेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्रेन्यूलेटर। इसको प्रीलिंग टावर भी कहते हैं, इसको ग्रेन्यूलेटर भी कहते हैं। ये आपके सामने जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है इस तरह लॉन्ग सा, ये ग्रेन्यूलेटर है और इसको प्रीलिंग टावर भी कहते हैं। अच्छा इस टावर में करना ये है, जो हमारे पास लिक्विड यूरिया है, जो हमारी लिक्विड यूरिया खाद है, लिक्विड यूरिया का हम ऊपर से स्प्रे करेंगे और नीचे से हम हॉट एयर, असल में मकसद ये है कि जो उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर है जिसकी वजह से वो लिक्विड है, वो मॉइस्चर उसमें से निकल जाए, क्योंकि मॉइस्चर निकलेगा तो यूरिया अपनी असल हालत में, अपनी व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएगी। उसके लिए पानी को निकालने के लिए यहां से हम हॉट एयर भेजेंगे। क्या भेजेंगे? हॉट एयर भेजेंगे ये। अच्छा अब ऊपर से ये हमने यहां से पंप से स्प्रे किया यूरिया का। अब यूरिया इस तरह ड्रॉपलेट्स फॉर्म में कतरों की शक्ल में नीचे आ रही है। ये यूरिया के कतरे इस तरह ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहे हैं, ठीक है। और नीचे से हम हॉट एयर का करंट, यानी हॉट एयर बहाव के साथ, यानी हॉट एयर प्रेशर के साथ हम ऊपर भेजेंगे इस तरह की। अब यहां से एयर आ रही है, ये एयर आ रही है, ऊपर से यूरिया लिक्विड की फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे की तरफ आ रही है, नीचे से गर्म हवा ऊपर जा रही है। जब इनका आमना सामना होगा, इनका आपस में आमना सामना होगा, तो बच्चों इसमें जो मॉइस्चर होगा, जो इसमें नमी होगी, हॉट एयर उस नमी को खुश्क कर देगी, उसको उड़ा देगी। जब नमी निकल जाएगी उसमें से, तो हमारे पास नीचे हमारे पास ये एक बकेट होती है, बाल्टी होती है, एक बर्तन होता है हमारे पास, इसके अंदर यूरिया ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, दानों की फॉर्म में इस तरह गिरना शुरू हो जाएगी। इस तरह हमारे पास दानों की शक्ल में ग्रेन्यूल्स फॉर्म में यूरिया गिरना शुरू हो जाएगी। और इस यूरिया को फिर हम पैकिंग करेंगे अच्छे तरीके से, और फिर मार्केट में इसको भेज देंगे बेचने के वगैरह के लिए, सेलिंग के लिए इसकी। तो बच्चों ये इस तरह 3 स्टेप के अंदर जो है ना हमारी यूरिया मैन्युफैक्चरिंग थी। अच्छा बच्चों ये जो अब हमने सारा पढ़ा है, सारा जो हमने स्टेप्स पढ़े हैं, इसको अगर मैं एक मुख्तसर से यानी जो है ना शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करूं तो ये एक डायग्राम से डिफाइन हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं फ्लो शीट डायग्राम। क्या कहते हैं? फ्लो शीट डायग्राम। बच्चों बोर्ड में इस डायग्राम बनाने का 1 नंबर होता है, तो इसलिए याद से जब पेपर में आएगी तो आपने बाकायदा, वो खुद कहते हैं कि जी यूरिया मैन्युफैक्चरिंग को एक्सप्लेन करें एंड ऑल्सो ड्रॉ द फ्लो शीट डायग्राम, तो आपने डायग्राम भी बना के आनी है, ठीक है। आइए देखते हैं डायग्राम को। स्टेप नंबर 1 ये था, हमने अमोनिया ली जो हमने हैबर प्रोसेस से बनाई, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमने हवा से ली, ये लिक्विड अमोनिया और कार्बन का गैस यहाँ पे हमने भेजी, इन दोनों का रिएक्शन हुआ और क्या बना? अमोनियम कार्बामेट। क्या बना बच्चों? अमोनियम कार्बामेट बन गया। तो स्टेप नंबर 1 इसको रिएक्शन चैम्बर कहते हैं। जाहिर बताएं इस जगह पे इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, तो ये रिएक्शन चैम्बर है। इस स्टेप के अंदर अमोनियम कार्बामेट बन गया। अच्छा अब अमोनियम कार्बामेट को हमने अगले हिस्से में भेज दिया, स्टेप नंबर 2 में। अब इस अमोनियम कार्बामेट में हमने स्टीम डाली, देखें आपको दिखा रहे हैं स्टीम इसमें एंटर करी हमने। उस स्टीम ने जाके इसको डिकम्पोज करवाया, इसमें से वाटर को निकाला, ये डिकम्पोज हुई, और जो स्टीम और जो पानी साथ बना था वो साथ बुखारात बन के उड़ गया। ये एरो का साइन बुखारात बनने के उड़ने के लिए, गैस के लिए होता है। और हमारे पास यूरिया खाद आ गई। इस स्टेप का नाम है इवेपोरेटर, मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, असल में बच्चों इवेपोरेशन हो रही है ना, यानी आपने यहाँ पे पानी डाला, स्टीम डाली, पानी भी उड़ गया, बुखारात बन के वो भी उड़ गया, तो इसका नाम है इवेपोरेटर। ये स्टेप के लिए, ठीक है। फिर हमारे पास लिक्विड यूरिया आई, उसको हमने बनाना था ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, दानेदार शक्ल में, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने प्रीलिंग करी, ग्रेन्युलेशन करी उसमें। तो स्टेप नंबर 3 हमने उसको भेजा ग्रेन्युलेटर में, ऊपर से लिक्विड यूरिया, नीचे से गर्म हवा, उसने मॉइस्चर को ड्राइव कर दिया, और यूरिया हमारी ड्रॉपलेट से दानेदार फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स फॉर्म के अंदर आ गई हमारे पास। ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आने के बाद जो हमारे पास यूरिया जमा होती जाएगी, उसको हम स्टोरेज करेंगे, पैक करेंगे उसको, और फिर मार्केट में उसको सेल आउट करेंगे उसको। ये अच्छा, तो ग्रेन्युलेटर के अंदर आपको पता है कि हमने हॉट एयर यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाई थी, हमने गर्म हवा भेजी थी यहाँ से हमने इसमें। तो ये फ्लो शीट डायग्राम है इसकी। इसमें ये देखें
अक्सर ऐसा होता है कि जब हम इन दोनों को रिएक्शन करवाते हैं और अमोनियम कार्बामेट बनाते हैं और अमोनियम कार्बामेट को जब हम आगे भेजते हैं तो बाज़ औक़ात अमोनिया और कार्बन डाई कुछ अनरिएक्टेड रह जाती है, उनका रिएक्शन नहीं हुआ होता, तो हम उसको वेस्ट नहीं करते, तो हम इवेपोरेशन सेक्शन में अमोनियम कार्बामेट जहां पहुंचा वहां से जो कार्बन डाई और अमोनिया रिएक्शन नहीं कर पाई उसको वापस भेज जाते हैं इधर ही, ताकि वो जाए और वहां पे रिएक्शन करेगी। तो इस तरह जो है ना हमारे पास जो है ना वो यूरिया खाद हमारी बन जाती है इस तरह की। बच्चों एक मजे की बात आपको बताता हूँ, ये यूरिया खाद जो होती है ना, जहाँ पे यूरिया की इंडस्ट्री लगी होती है यूरिया खाद की, वहाँ ना अमूमन इंडस्ट्रीज ना थोड़ा सा शहर से बाहर लगी हुई होती है, तो वहाँ के जो आसपास गाँव के जो लोग होते हैं ना, वहाँ पे ना बड़ा मशहूर होता है ये बात कि ना ये यूरिया खाद जो है ना, यूरिया ये ना भूतों की फैक्ट्री है। किसकी फैक्ट्री है? भूतों की फैक्ट्री है। अच्छा, यानी भूतों की जीनों की फैक्ट्री है। अच्छा, अब ऐसा क्यों मशहूर होता है वहाँ पे इनके बारे में? अच्छा, होता क्या है देखें जरा ध्यान से। कोई इंडस्ट्री होती है ना बच्चों, जिस तरह फर्स्ट एक बिस्किट इंडस्ट्री है। अब बिस्किट बनाने के लिए अंडे जा रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, मैदा जा रहा होता है और जो है ना उसके ऑयल जा रहा होता है, शुगर जा रही होती है, तब बिस्किट बन के बाहर आता है। इस इंडस्ट्री में होता यह कि इस इंडस्ट्री में जो चीज आपको यूरिया खाद बनाने के लिए चाहिए ना, वो मैक्सिमम तो आपको हवा से मिल रही है। कार्बन डाई चाहिए, कहां से आई? हवा से। अमोनिया चाहिए, कहां से आई? हैबर्स प्रोसेस से। अब हैबर्स प्रोसेस में भी देखिए नाइट्रोजन कहां से आई? हवा से। और हाइड्रोजन कहां से आई? हाइड्रोजन आई पानी से, स्टीम से और मीथेन के रिएक्शन से। अब देखिए, अब कोई इंडस्ट्री है, बिल्कुल ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है, ये हमारे पास ये ना इंडस्ट्री लगी हुई है इस तरह, ऐसे बस बताने के लिए बच्चों। अब इंडस्ट्री कोई भी होगी, उसके अंदर गैस का कनेक्शन, नीचे से अंडरग्राउंड गैस कनेक्शन होता है और अंडरग्राउंड पानी का कनेक्शन भी होता है, ठीक है। अब ये भी अंडरग्राउंड पानी गैस इस तरह हमारे घर में आ रहे हैं, इस तरह इंडस्ट्री में भी जा रहे होते हैं। और कुछ जरूरत नहीं हमें यूरिया खाद बनाने के लिए, बाकी सब कुछ तो हवा से, ये भी हवा से, वो भी हवा से। अब होता ये है कि लोग ये नोटिस करते हैं यार इस इंडस्ट्री में कुछ भी जाता हुआ नजर नहीं आता, कोई कच्चा पक्का माल, कोई बोरियां, कोई पाउडर, कुछ जाता हुआ नजर नहीं आता। और इंडस्ट्री से हर रोज कई कई ट्रक यूरिया खाद के व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड चीनी के भरे हुए बाहर निकलते हैं। लोग एक दिन देखते हैं, दूसरे दिन देखते हैं, कोई नोटिस कर रहे होते हैं, कुछ लोग बैठे वहां पे कि यार इंडस्ट्री में जाता कुछ नहीं है, कोई कच्ची चीजें जाती, सारा कुछ और भरी भरी यूरिया निकल के आती है वहां से, यूरिया के बैग्स बन के निकल के बाहर आ रहे होते हैं। तो वो समझ वो ऐसे मतलब उनका एक गलत बिलीव बनना शुरू होता है कि यार शायद कोई इंडस्ट्री में कोई जिन है जो यूरिया खाद को बना रहे हैं, शायद कोई इंडस्ट्री में कोई भूत है जो यूरिया खाद को बना रहे हैं। तो इसलिए फिर इसको मशहूर कर देते हैं कि ये भूतों की फैक्ट्री है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सारे रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो सारे कहाँ पे होते हैं? सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं हवा के अंदर, तो इसलिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती इसमें ये, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई बात जो है आपने पूछनी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप हमारे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।